आनंद जी, थोड़ा सा मैं यूपी के लिहाज से समझना चाहूंगा और बिहार के लिहाज से। यूपी में बेशक बीजेपी को डेंट लगा है, लेकिन फिर भी 8 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और दूसरी तरफ बिहार, आप मानेंगे इस बार बिहार ने यूपी से बाजी मार ली। देखिए, यूपी और बिहार की बात करें तो मैं पहले बिहार से आरंभ करता हूं। बिहार में दो बहुत चौंकाने वाले, एक मिस्टर निषाद हैं जो मुजफ्फरपुर से सांसद बने, जिन्होंने अजय निषाद को बनाया था, उनको मंत्रिपरिषद में शामिल करना, और दूसरे सतीश दुबे को मंत्रिपरिषद में शामिल करना। इन दोनों को अपने मंत्रिमंडल में जगह देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में दो जातियों का, एक अश्विनी चौबे के जाने के बाद जिस प्रकार से एक ब्राह्मण नेतृत्व की जरूरत वहां महसूस की जा रही थी, उसको भरने का प्रयास किया। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी गया, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी तरफ निषाद कम्युनिटी में भी एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। जिन्होंने मुजफ्फरपुर जीता था, राज नारायण या कुछ ऐसा नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, राजभूषण शायद नाम है उनका। तो राजभूषण जी को टिकट दे मंत्रिमंडल में लेकर एक काम किया गया। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन बिहार में बनता है। वो कॉम्बिनेशन बनता है मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह लल्लन और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को लेकर। ये दोनों एक ही जाति यानी भूमिहार से आते हैं। दोनों के लोकसभा क्षेत्र एकदम से एक है, मतलब सटे हुए हैं, और दोनों भूमिहार बहुल क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि दो कद्दावर भूमिहार नेताओं को बिहार से टिकट देकर एक जो भूमिहार कम्युनिटी में संदेश दिया गया है कि हम आपके साथ, आपकी पार्टी आपके साथ है। जिस प्रकार से जहानाबाद का चुनाव परिणाम आया, या जिस प्रकार से कुछ इलाकों से भूमिहारों के नाराज होने की खबर आई थी, तो मुझे लगता है उसको संतुष्ट करने का ये प्रयत्न किया गया। पर रही बात उत्तर प्रदेश की, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो ये 8-9 मंत्री बनाए गए हैं घटक दलों के लोगों को लेकर, तो इसमें भी कास्ट इक्वेशन का खास तौर पर ध्यान रखा गया। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में और करेक्शन अभी होने की संभावना है। या तो वहां से लोग शामिल किए जाएंगे, या जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी को टिकट दिया गया, खास जाति के लोगों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। लेकिन अगर आप याद करिए तो कुर्मी समाज के ज्यादातर लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। अनुप्रिया पटेल स्वयं अपने क्षेत्र से कई बार पिछड़ती थी, फिर आगे बढ़ती थी, फिर पिछड़ती थी, फिर आगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये जो काम था ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन उस मुश्किल काम को, जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है। आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से अभी, लेकिन जो ब्राह्मण नेतृत्व है वहां जितिन प्रसाद पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया। जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के कोर पार्टी मेंबर, जिसको कहते हैं ना, खांटी भाजपाई नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी में थे। उनके पिता ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था अध्यक्ष पद का, जितेंद्र प्रसाद जी ने। और उसके बहुत बात जितेंद्र प्रसाद जी भी पार्टी से निकाले गए या निकले, कुछ ध्यान नहीं है मुझे, इस तरह से एग्जैक्ट नहीं कह सकता। लेकिन उसके बाद जितेंद्र प्रसाद भी यूपीए सरकार में मंत्री रहे। फिर यूपीए के सरकार जाने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। एमएलसी बनाकर उनको यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। तो अगर वो ब्राह्मण चेहरा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनको पेश कर रही, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो, जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश का समाज है, वहां एक दबंग ब्राह्मण नेता की बहुत आवश्यकता है। और जितेंद्र प्रसाद उस पर कितना खड़े उतर पाएंगे, मुझे थोड़ा के लिए तो कह सकते हैं कि कांग्रेस छोड़ना, पार्टी छोड़ना फायदेमंद रहा है। पहले योगी कैबिनेट में शामिल हुए और अब मोदी कैबिनेट में भी शामिल हो गए हैं। मनोज जी, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं, क्योंकि इस बार कहा जा रहा था बीजेपी कमंडल वाले विचारधारा से लड़ती थी, आपने मंडल वाली विचारधारा से लड़ती। पीडीए का फॉर्मूला आप लाए थे, लेकिन अभी जो मोदी कैबिनेट का गठन किया, जिन 7-8 चेहरों को जगह मिली है, उसमें बीजेपी ने पूरा ध्यान रखा है कि कुर्मी को रिप्रेजेंटेशन देना है, ब्राह्मणों को रिप्रेजेंटेशन देना है, जाट को रिप्रेजेंटेशन देना है। नहीं, बीजेपी ने पूरा कहां क्या ध्यान रखा है, इसको तो अनंत विजय सर ने बताया ही। और अनंत विजय जी ने किस तरह से अपने बौद्धिक चतुराई से उसको ढका कि इनको दबंग ब्राह्मण चाहिए, इनको वो ब्राह्मण चाहिए कम से कम जो टेली जैसा हो, जिसके बच्चे किसानों को रौंदते हो।
तो माफ करिए, समाजवादी पार्टी को तो इस तरह के जातियों के लोग और इस तरह के नुमाइंदगी करने वाले लोग नहीं चाहिए। हम सभी जातियों का, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की अवधारणा है, वो सिर्फ वोट लेने की अवधारणा नहीं है, बल्कि जो वंचित तबका है, जो दमित तबका है, उसको राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शासकीय रूप से कैसे उनकी भागीदारी सुनिश्चित करी जाए। समाजवादी पार्टी भारतीय राजनीति में पहली ऐसी पार्टी है जो 2 ऐसे सामान्य सीटों पर, मेरठ और फैजाबाद सामान्य सीटों पर दलितों का उम्मीदवार बनाया और अयोध्या में हमारे पार्टी के प्रत्याशी जीते। भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे और समर्थित विद्वान आज क्या क्या नहीं उनको कह रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी को, जो कि एक बेहतरीन मार्जिन से अयोध्या में जीते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी विमर्श हमारे साथ है। जो जातियों की बात है, आपके मंच के माध्यम से बहुत स्पष्ट कहना मैं चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छोटे जातियों का, बहुजन वर्ग का वोट लेने के लिए जाति विमर्श पर काम करना चाहती है। क्यों ये कहेंगे हमने अनुप्रिया पटेल को बनाया, 1 सीट आई है उनके दल से और उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया मंत्रिमंडल में। रवि बात तो सुनिए रवि जी, एक उन्होंने जीता है और वो भी हमारे 37,000 बहुत थोड़े मार्जिन से वो जीती हैं। अब क्या उनकी मजबूरी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में, मैंने आपसे पूछा तो कि अगर हमारा प्रतिनिधित्व देख लीजिए, उनका प्रतिनिधित्व देख लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में जानते हैं अधीनस्थ उत्तर प्रदेश के पीसीएस 2023 का रिजल्ट आया है, उसमें पिछड़ों का जो चयन हुआ है वो सामान्य आबादी से ज्यादा नंबर पर हुआ है। तो इनका जो काम है वो हर तरह से, चाहे उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, तमाम जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय में, एग्रीकल्चर के 5 विश्वविद्यालय हैं, सब मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग हैं। तो बीजेपी सिर्फ वोट लेना चाहती है, वो धर्म के नाम पर, वो जाति के जहां भी। अब पूछना चाहूंगा कि आप जातिगत जनगणना करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आज स्पष्ट कहा कि अभी ये मोदी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। तो कम से कम एक दम्भ, एक अहंकार जो था वो तो ध्वस्त हुआ ही, और सारे अहंकार ध्वस्त हो जाएंगे और फिर आपके माध्यम से ठीक है अहंकार ध्वस्त हुआ या मुद्दे बदले। विनोद जी जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने देख रहा पिछले 10 साल हिंदुत्व, राष्ट्रवाद हावी रहे थे और ऐसा लग रहा था कि 2019 की बात करें, मायावती और अखिलेश भी साथ आ गए थे, तब भी वो 15 सीट से ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाए थे। इन चुनावों ने, क्या आपको फिर मान रहे हैं कि थोड़ी सी जो जातीय राजनीति थी, मंडल वाली राजनीति थी, उसको थोड़ा सा जिंदा कर दिया? ये मुझे इंप्रेस नहीं करता है। हाँ। ये जातीय, इसने इतनी जात को ये दे दिया, उसको वो ये दे दिया। देखिए मोदी जी को जो उनका मैत्रोश्का मॉडल है ना, मैत्रोश्का मॉडल ऑफ गवर्नेंस, वो डॉल्स है ना, रशियन डॉल्स, वो आती है ना, वो डॉल को खोलो तो उसके अंदर से एक और डॉल निकलती है, फिर उसको खोलो तो एक और डॉल निकलती है। तो ये जो मैत्रोश्का मॉडल में है, इसमें सबसे ऊपर वाली डॉल है प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे वाली डॉल है कैबिनेट मिनिस्टर, और उसके अंदर वाली डॉल है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। जब आप किसी को मंत्री बनाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितने भी बनते हैं, पहले भी ऐसे विरोधाभास रहे हैं काबीनाज में, कैबिनेट्स में, लेकिन ये जो पिछले 10 साल में ये ज़्यादा स्टार्क था कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते थे वो सिर्फ दिखावे के हैं। उनके पास लाल बत्ती है, गाड़ी है, पीए है, वो पीए भी खुद नहीं लगा पाते हैं, ऊपर से निर्देश आता है, उनका पीए लगता है। वो पीए उनका ध्यान नहीं रखता, उनके काम में मदद नहीं करता, उन पर नज़र रखता है। जहाँ तक सहयोगी दलों का सवाल है, और औरों पे भी रखता है। तो ये जो सिस्टम है ना ऑफ हाइड एंड सीक और स्नूपिंग, इसको बंद करना पड़ेगा। अगर आप किसी को मंत्री बना रहे हैं तो उसको कुछ काम दीजिए और उसको कहिए कि उस कामों में रिजल्ट दिखाए। ये नहीं कि जूनियर मिनिस्टर खड़ा होके पार्लियामेंट में जो इनसिग्निफिकेंट सवाल है उनके जवाब दे रहा है। तो ये जो सिस्टम है, ये डजन इम्प्रेस मी कि इतने जाति में इतने लोगों को दे दिया, उससे वो बहुत बड़ा नेता बन जाएगा। जब उसके पास कोई वजूद ही नहीं है केंद्र में, कोई उसके पास पावर्स नहीं है, तो कैसे बड़ा नेता बन जाएगा? और कई तो स्थान जो रिक्त है उनको भरा गया। एमओएस को इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जाता है। हाँ, वेरी रेयरली। जिसको इंडिपेंडेंट, वो एमओएस नहीं है ना, फिर वो इंडिपेंडेंट चार्ज है। वो बिना कैबिनेट के, कैबिनेट रैंक वाला, मतलब पूरा उसको अधिकार है, पर उसके पास कैबिनेट रैंक नहीं है। वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा सकता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में ही जा सकता है। तो आप समझिए इस बात को, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो
डायनामिक्स ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट है, उसमें सब उसको कुछ चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, शीतल सिंह जी आप कुछ ऐड इसमें करना चाहेंगे? क्योंकि दूसरा सवाल साथ में मेरा ये कि बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं, पंजाब जहां हारे उसको भी प्रतिनिधित्व दिया गया मंत्रिमंडल में, तमिलनाडु वहां से भी बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली है, बावजूद इसके मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ये जो विनोद भाई बता रहे थे उससे संबंधित एक खबर आ गई है कि जो एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को न्योता दिया गया था, लेकिन उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज का ऑफर था। उन्होंने एएनआई को अभी गाइड दी है कि मैंने उनको बताया कि मैं पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूं, तो अब मुझे ये स्वीकार करना नैतिक रूप से और अदरवाइज ठीक नहीं होगा। उनको ये कहा गया है कि अच्छा ठीक है, आप कुछ दिन वेट कीजिए, हम इसका कोई रेमेडी निकाल के आपको बताएंगे। ये चूंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात आई तो मैंने कहा सूचना आपके दर्शकों को दे दी।